आईआईटी जेईई और नीट के लिए आज मैं हिस्टैरिसीस लूप के विषय में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे हिस्टैरिसीस लूप जो होता है स्पेशली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। तो किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसको मैग्नेटाइज करते हैं तो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एच के साथ इस प्रकार वैरी करता है और एक खास वैल्यू पर एच के खास वैल्यू पर ये सेचुरेट हो जाता है। उसके बाद एच को बढ़ाने पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आगे नहीं बढ़ता और इस प्रकार इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया होता है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इस प्रकार इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि किस प्रकार इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इंक्रीज होता है और चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट जो है म्यू नॉट एच के बराबर होता है और यहाँ पर हम म्यू नॉट एच को इस तरह से म्यू नॉट एन आई लिखते हैं, जहां पर एच जो होता है एन आई होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट जो सोलेनॉइड में फ्लो हो रहा है। कई बार आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछा है कि बी और एच में कौन मैग्नेटिक मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है। तो बी जो है मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है क्योंकि उसमें म्यू आता है, बट एच जो है एन आई के बराबर होता है और एच जो है मैग्नेटिक मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है। अलग अलग मटेरियल के लिए भी वो सेम होगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल जो होता है वो एच होता है और बी जो होता है वो मटेरियल डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बी और एच में कौन मटेरियल से इंडिपेंडेंट है। तो इसका जवाब होगा एच, क्योंकि एच में एन आई लिया जाता है जहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट है। तो इस प्रकार एच की वैल्यू जो होता है म्यू पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए यह मटेरियल से इंडिपेंडेंट है। इसमें मटेरियल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सॉफ्ट आयरन हो तब भी एच की वैल्यू एन आई होगा और हार्ड आयरन सोलेनॉइड के अंदर रखा जाए तब भी एच की वैल्यू एन आई होगा। लेकिन बी जो है मटेरियल के अनुसार चेंज करता है क्योंकि बी में म्यू आता है। तो विथ मटेरियल अगर हम बी लिखेंगे तो म्यू इंटू एन आई होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, एच जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल होता है। अब मैं बात करूंगा सोलेनॉइड के सेंटर पर विदाउट मटेरियल बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, जिसको म्यू नॉट एच भी कहते हैं क्योंकि एच एन आई के बराबर है। अब क्या किया हमने, इसमें एक मटेरियल रख दिया सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो हो रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब इसके अंदर एक मटेरियल रख दिया कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अब बी की वैल्यू जो होगा वो म्यू नॉट एच नहीं होगा। अब बी की वैल्यू इस मटेरियल के अंदर म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई होगा, जहां आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल है। यानी मटेरियल अब मैग्नेटाइज हो गया आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से, इसलिए बी के अंदर इस मटेरियल के अंदर टोटल बी जो होगा म्यू नॉट एच प्लस आई होगा। तो ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि ये मटेरियल अब मैग्नेटाइज हो गया बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण, इसलिए इस मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो म्यू नॉट एच प्लस आई होगा, जहाँ आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है जो पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर यहाँ पर दिखाया गया है। मटेरियल में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाहरी मैग्नेटिक फील्ड एच के साथ कैसे वैरी करता है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है। एच के इस खास वैल्यू पर यहाँ पर एच के इस वैल्यू पर ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सेचुरेट कर जा रहा है। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, एच के इस वैल्यू पर मान लीजिए एच नॉट है, ये एच नॉट वैल्यू पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है इस तरह से सेचुरेट कर गया। इस सेचुरेटेड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को यहाँ आप आई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अगर और आप बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस पार्टिकुलर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आई नॉट से आगे नहीं जाएगा। अब इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और बाहरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में
एक कर्व बनाया जाता है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का स्पेशल प्रॉपर्टी है, जिसको हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस मटेरियल को हमने लिया और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से हम इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को इंक्रीज करेंगे, यानी करंट बढ़ा करके, एच को करंट बढ़ा करके और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके आप इंक्रीज कर सकते हैं। एक दिए हुए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए आप केवल करंट को ही चेंज कर सकते हैं। तो करंट चेंज करके जैसे जैसे एच हम लोग बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इस मटेरियल के अंदर का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस तरह से इस सैचुरेटेड कर्व के अनुसार इस तरह से इंक्रीज होता है। अब एच नॉट पर ये सैचुरेट हो गया। अब इससे ज़्यादा इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई नॉट यहाँ पर होगा। इससे ज़्यादा एच को बढ़ाने पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब नहीं बढ़ेगा। अब क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को धीरे धीरे हम लोग यहाँ एच नॉट से कम करेंगे। जब कम करेंगे तो ये अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करता। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटाइजिंग कर्व में यहाँ पर जो मटेरियल के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, बाहरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को घटाने पर ये अपने पूर्व पहले वाले पाथ को रिट्रेस नहीं करता, यानी पहले वाले पाथ से वापस नहीं आता। एच को घटाने पर अब इस पाथ से वापस आता है। और एच को आप देखिए यहाँ पर जब आपने जीरो कर दिया तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो करने के बावजूद भी अभी इसके अंदर CO के बराबर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो इस मटेरियल के अंदर ये जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी है, जो इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिगेन हो गया है, उसको इस OC के वैल्यू को, यानी I के इस वैल्यू को रिटेंटिविटी कहते हैं, जो OC के बराबर है। तो H बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को यानी करंट को जीरो करने के बावजूद भी अभी भी इस मटेरियल के अंदर इतना मैग्नेटाइजेशन है OC के बराबर, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो OC के बराबर है, इसको इस मटेरियल का रिटेंटिविटी कहते हैं। अब क्या करेंगे, H को अब जीरो से इधर निगेटिव करेंगे OD तक। तो H को जब OD तक हमने निगेटिव किया तब जाकर इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो OC था वो अब जीरो पर आया। देखिए H OD के इस वैल्यू के लिए, H बराबर दिस OD के इस वैल्यू के लिए जो H के बराबर है लेकिन निगेटिव है, अब जाकर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ। तो इस तरह से जैसे जैसे हम O से D तक H को निगेटिव करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या रिटेंटिविटी जो OC के बराबर है वो धीरे धीरे घटता है और OD तक आते आते ये जीरो होता है। तो इस प्रकार निगेटिव वैल्यू जो OD का है, यानी H का जो निगेटिव वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कोर्सिव फोर्स या कोर्सिविटी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी हिस्टैरिसीस लूप में किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो फिर से ध्यान दीजिए, H को जब हम घटाते हैं तो अपने ये पूर्व पाथ को रिट्रेस नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, इस पाथ को फॉलो करता है। और H को जीरो करने के बावजूद भी अभी मटेरियल के अंदर जो यहाँ पर लिया गया है, इसके अंदर अभी इतना OC के बराबर मैग्नेटाइजेशन है। इस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को रिटेंटिविटी कहा जाता है किसी भी मटेरियल का जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर रखा गया है। अब क्या करेंगे, इस OC को अब जीरो करना है तो फिर H को O से D तक हम निगेटिव करते जाते हैं। तो ये कर्व इस तरह से डिक्रीज होता है और यहाँ पर आकर के ये जीरो हो रहा है। OD निगेटिव H के बराबर जब हमने बाहरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को निगेटिव किया OD के बराबर, तब जाकर इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ। तो इस OD वैल्यू को, यानी H के निगेटिव वैल्यू OD के बराबर जो आ रहा है उसको कोर्सिव फोर्स या कोर्सिविटी कहते हैं। अब H को और निगेटिव करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस तरह से निगेटिव होते जाएगा। और फिर H को जब आगे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो इस पाथ को फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। H को बढ़ाने पर फिर इस पाथ को फॉलो करता है। इस तरह से एक साइकिल के लिए जो लूप बना इसको हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। और इस तरह से IIT JEE और नीट के एग्जाम में ये हिस्टैरिसीस लूप पर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। कोर्सिविटी पूछा जाता है, वो कितना हुआ, तो निगेटिव वैल्यू OD के बराबर, यानी H का निगेटिव वैल्यू जिस पर I जीरो हो जाए, कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स होता है। H को घटा करके जीरो करने के बाद अभी भी मटेरियल के अंदर कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसको रिटेंटिविटी कहते हैं, जो यहाँ पर OC के बराबर है। अब ध्यान देने की बात है कि अगर कोई हार्ड आयरन है तो उसका हिस्टैरिसीस लूप जो है साइज में बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा ट्रैप होती है, वो लॉन्ग टाइम तक एज मैग्नेट या मैग्नेटाइज बना रहता है। और सॉफ्ट आयरन अगर होता है तो उसका हिस्टैरिसीस लूप पतला होगा
और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अलॉन्ग होगा, इस तरह से थोड़ा सा छोटा होगा। और अगर हार्ड आयरन है तो ये चौड़ा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, उस लॉन्ग टाइम तक एक बार मैग्नेटाइज करने के बाद वो मैग्नेट बना रहता है। तो इस तरह से हिस्टैरिसीस लूप से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट क्या करता है। तो हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है, थर्मल एनर्जी मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइज किया जा रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो एक साइकिल का जो एरिया है मटेरियल के अंदर थर्मल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो ट्रैप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है हिस्टैरिसीस लूप का एरिया। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम समझते हैं यहाँ पर आप हिस्टैरिसीस लूप और हिस्टैरिसीस कर्व और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विथ एच कैसे सैचुरेट होता है ये समझ पाए होंगे। एच को जीरो करने पर भी अभी भी इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है जिसको रिटेंटिविटी कहते हैं, और एच को माइनस ओडी के बराबर निगेटिव करते हैं तब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है, जिसको कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली IIT JEE और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं इसको आप काफ़ी अच्छे समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।